जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th में गणित का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मॉडल पेपर में हम लोग मॉडल पेपर 1 स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर लिया है और खंड बा की बात कर रहे थे और खंड बा में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में पहले में टोटल 5 प्रश्न है, का से लेकर के अंगा तक में उन 5 प्रश्न को सॉल्व किया। आज हम जो स्टार्टिंग करने चल रहे हैं वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पहला सॉल्व हो चुका है। अगर पहला सॉल्व हुआ है तो हम लोग क्या सॉल्व करने चल रहे हैं दूसरे से। ठीक है, ये पहला वाला हो चुका है हमारा, दूसरे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दूसरे में भी 5 प्रश्न दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में 2-2 प्रश्न दिया है, चौथे में भी 2 प्रश्न है और पांचवें में 2 प्रश्न है। टोटल 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें पहले में 5 आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरे में भी आपको 5 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, और अगर दोस्तों के भी शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर देना। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो लाइक करते रहें और दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यानी हम लोगों ने पहले को सॉल्व कर लिया तो हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या। जो क्वेश्चन हमारे पास दूसरा दिया गया है, ध्यान से समझिए। दूसरे में कहा है 5 खंड को हल करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 5 खंड दिया और 5 को आपको सॉल्व करना है, जो कि कितने कितने नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं। अर्थात मजे की बात तो यह 4-5 20 नंबर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, जब आप पूरे 2 को सॉल्व करेंगे तभी, अदरवाइज अगर आप आधे अधूरे हल करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलने वाला। दूसरे का का में क्या कहा गया है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का इसकी बात कर लेते हैं। 2 के का में कहा क्या गया है, 2 के जो 2 का हमारे पास है उसका में कहा गया है द्विघात बहुपद। हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, अगर हम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। बहुपद को लिखा गया एफ एक्स से। वैसे तो हमेशा बहुपद को हम लोग पी एक्स से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुपद को एफ एक्स से लिखा गया है और एफ एक्स बराबर है 3x²। माइनस का हमारे पास जो लिखा है वो x है और माइनस में हमारे पास क्या है, 4 है। क्या कहा गया, शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है और बाद में हमसे कहा शून्य तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसे सत्यापित भी करना है। चलिए हल करते हैं। हमें शून्य ज्ञात करना है, उससे पहले हम बहुपद का करते हैं गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। और गुणनखंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहला काम हमारे लिए होता है, ये जो 3 आगे दिख रहा है ना, 3 का पीछे वाले से गुणा करा देते हैं। 3 का 4 से गुणा कराएंगे तो 12 आएगा। तो फिर मुझे 2 नंबर ढूंढने होते हैं, कैसे ढूंढने होते हैं, पीछे साइन क्या है, पीछे साइन है माइनस का। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढेंगे कि घटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या कोई नंबर नहीं दिख रहा, 1, मतलब जहां कोई नंबर नहीं होता वहां 1 होता है, तो घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करते तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 - 3 और आगे क्या है x - 4। देखो 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 3x² माइनस का 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद करना क्या होता है, दोनों में कॉमन ढूंढना होता है। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, x के अलावा। x कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास हो। ठीक है, या फिर जो दोनों संख्याएं जिससे कट जाएं। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, 3x माइनस का हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का 4। ये हो जाएगा। क्या करना है, 3x माइनस के 4 को एक ब्रैकेट में कर लेना है आपको। उसके बाद हमें x + 1 को एक ब्रैकेट में कर लेना है। ये 2 बातें हमें याद रखनी है। अच्छा ये बहुपद था, बहुपद मिल गया है। अब क्या करना है, हमको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए करते क्या है, जो हमारे पास एफ एक्स होता है ना उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। और एफ एक्स का मान हमारे पास क्या है, 3x - 4 और क्या है x + 1, ये इक्वल हो जाएगा 0 से। अब यहाँ बारी बारी से 0 करेंगे तो यदि क्या हो जाए, 3x जो हमारे पास है 3x - 4 बराबर हो जाए 0 के, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 3x इक्वल मिल जाएगा 4, तो x इक्वल मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, 4/3। ये आ जाएगा एक आंसर हमारे पास। ठीक है, अच्छा ऐसे दूसरे वाले को हल करेंगे तथा आगे बढ़ते हैं। तथा हमारे पास अगला क्या हो जाएगा, अगला हमारे पास जो लिखा है x + 1 है। क्या है, x + 1। अगर x + 1 0 के बराबर हो जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -1। तो हम कह सकते हैं अतः क्या, बहुपद के जो शून्यक हैं वो कौन कौन है, बहुपद के शून्यक है यहाँ पे 4/3, -1। ये 2 शून्यक आपको मिल गए। अब आपसे कहा क्या गया है,
आपको तो जांच करके बतानी भी है संबंध। अच्छा, संबंध में है क्या? पहला संबंध हमारे पास होता है योग का। किसका योग? शून्यकों का। तो यहाँ पे होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है यहाँ पे हमारे हिसाब से क्या होता है भैया? माइनस का b अपॉन a। ये b क्या होता है? b जो होता है x का गुणांक होता है और a x स्क्वायर का गुणांक। शून्यक हमारे पास है क्या? 4/3 है और प्लस अगला हमारे पास -1 है। और इधर अगर हम ढूंढते हैं b और a का मान ढूंढते हैं तो बहुपद में आएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा b का मान। देखो ध्यान से, बहुपद ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c। तो यहाँ पे क्या है? देखो x तो x है, b का मान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब b का मान 1 है तो आ जाएगा 1। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अपान में a और a का वैल्यू है 3, तो इसका मतलब मुझे 1/3 दिखाना है। तो सॉल्व करके इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस माइनस का माइनस, अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 बन जा 3/3। उधर क्या आया? 1/3। इधर भी 1/3 है और उधर भी 1/3 है। ये हो गया हमारा सत्यता की जांच। ठीक है, किसकी जांच हो जाएगी? सत्यता की जांच, या शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध आपस में क्या होता है? बराबर बराबर होता है। शून्यकों का जो योग होता है वो b/a के क्या होता है? बराबर होता है। कभी कभी हम इसको सॉल्व करके ये ला देते हैं तब भी बातें सही है। ठीक है, जैसे अगर मैं दूसरे जांच की बात करता हूँ, दूसरे जांच में होता क्या है? गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। अगर हम यहाँ गुणनफल की बात कर लेते हैं, किसके गुणनफल की? शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है भैया बराबर c/a के। और हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा गुणा। अगर हम यहाँ गुणा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे याद रखिएगा शून्यक को अल्फा बीटा के नाम से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। कुछ ऐसा है। क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। आप चाहे तो इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं LHS लेकर के, अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है? 4/3 आया है और बीटा का मान हमारे पास क्या है? -1। तो यहाँ हो जाएगा -4/3। और ध्यान से समझा जाए तो जो -4 है वो किसका मान है? c का, और 3 में जो है वो किसका मान है? a का। तो ये आ गया c/a। तो चाहे हम ऐसे सॉल्व कर दें या दोनों पक्ष को हल करके सॉल्व कर दें, बातें सेम है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से नोट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो हम आपको यही सलाह देंगे कि वीडियो देखने के साथ साथ आप रफ और पेन पक्का रखिए अपने साथ। ठीक है, देख करके काम होने वाला नहीं है। आप नोट करोगे, बार बार नोट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपके याददाश्त जो है ना, जो चीजें हम लोग लिख लेते हैं 1-2 बार, याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। देखते हुए आप स्किप कर दोगे जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना होता। स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो बाद में आप करोगे क्या? बाद में वहीं कहीं खाली स्थान में बैठोगे तो फिर देखोगे और आपको लगेगा किसी काम का नहीं है और फिर उसको आप क्या कर दोगे? डिलीट मार दोगे। इससे अच्छा कि आप रफ और पेन साथ में लेके बैठो। चलो जल्दी नोट करो। चलिए, नोट हो गया होगा। अगर नोट नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। हम क्या करने वाले हैं? हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं और हटा करके यहीं पे हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम करने वाले हैं डिलीट। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये हो जाएगा डिलीट। आते हैं अगले क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को समझते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर खा की बात करते हैं। और अगर खा में क्या कहा गया? खा में सिद्ध करने के लिए कहा गया। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्या है? कॉट ए। कॉट ए माइनस में क्या लिखा है? कॉस ए। कॉट ए कॉस ए अपान में लिखा हुआ है यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए प्लस कॉस ए, ये बातें लिखा हुआ है। और बराबर में लाना क्या है? बराबर में लाना है कॉसेक ए -1। अपान में क्या लाना है? फिर से लाना है कॉसेक ए +1। ये बातें हैं। तो चलिए हल करते हैं। इतना सिद्ध करना है तो ये आसान है। सिद्ध करने वाले में हम लोग लेंगे यहाँ पे LHS। क्या लेते हैं? LHS। और LHS को रख करके सॉल्व करेंगे। देखो LHS में हमारे पास है कॉट ए माइनस कॉस ए। अपान में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉट ए प्लस का कॉस ए।
काट को हम बदलेंगे, काट को बदलेंगे साइन और कास में, तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए, अपान में लिख सकते हैं साइन ए, कुछ ऐसा। माइनस में आगे क्या है, कॉस ए है। अपान में यहाँ पर भी आएगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए अपान साइन ए, और प्लस में क्या है, कॉस ए है। देखो ऊपर सेम सेम कॉस दिख रहा है, यहाँ भी ऊपर सेम सेम कॉस दिख रहा है, तो कॉस को ले लेते हैं कॉमन। अगर कास को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा 1 अपान साइन ए, क्या बच जाएगा, साइन ए, माइनस बचेगा 1। अपान में आ जाएंगे, यहाँ भी कॉस को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए, प्लस का हो जाएगा 1, कॉस से कॉस कट जाएगा। तो देखो 1 अपान साइन फार्मूला होता है, विलोम फार्मूला है किसका, कॉसेक का, तो 1 अपान साइन ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1। नीचे भी ऐसा आ जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लोगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहीं पे सोच रहे हैं सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर अपना अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास। हम बात करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के गा की, और 2 का गा हमारे पास क्या है, समझो ध्यान से। कहा यदि एक वृत्त P एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी है, तो POA ज्ञात करना है। समझो कोई सर्कल है भैया, ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अगर ये सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर है तो इसका नाम रखा गया O, ओरिजिन। क्या रखा गया, O, ओरिजिन। ये क्या है, सेंटर है, इसका नाम रखा है O, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो जाएगा केंद्र। अब कोई एक बिंदु है बाहर, एक बिंदु P से, तो हमने यहाँ पे डाल दिया एक बिंदु P, और P से क्या किया गया, इस पे स्पर्श रेखा खींचा गया है 1 और 2। ये आगे बताया गया है P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है परस्पर कितने, 80 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री पर भैया, 80 डिग्री के कोण पर। तो आपसे क्या पूछा गया, POA ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, POA। इस टाइप का क्वेश्चन लगाते वक्त हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या पता है। जैसे मुझे अगर ज्ञात है तो मैं कह दूं यहाँ पर क्या है, PA, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और अगर हम इनको मिला देते हैं, इनको ऐसा कुछ, तो कुछ ये बन जाएगा। क्या ज्ञात है, PA कॉमा PB क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं। और क्या पता है, APB कोण APB बराबर लिखा हुआ है 80 डिग्री। ये बात मुझे पता है, 2 बातें, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, ये तो था ज्ञात करना है, ज्ञात है और ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसको भी थोड़ा बता देते हैं हम लोग। ज्ञात करना है POA का मान, POA बराबर क्या होगा, इतनी सी बातें ज्ञात करनी है। आ जाते हैं, हल कर लेते हैं। तो हल कैसे होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे पता है कि क्या होता है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से, किससे भैया, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। और अगर लंब होती है तो क्या करने वाले यहाँ से, फिर तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल, पता है कौन सा, OAP, और इसका मान कितना होगा, 90। तो फिर तो OBP का मान भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल 90-90 के हो जाएंगे। अब हम यहाँ करेंगे चतुर्भुज का काम। चतुर्भुज हमारे पास कौन सा बन रहा है, APBO, क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं चतुर्भुज APBO में क्या पता है, एक बात पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं 360। कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल, पहला हमारे पास एंगल होगा APB प्लस दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, PBO या OBP
और ओ ए पी और कौन होगा ए ओ बी। इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। अब इसके लिए हम थोड़ा सा काम करने वाले हैं, इधर इसको करते हैं, हटा देते हैं, ये कुछ ऐसा हट गया। आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, APB का मान मुझे पता है, APB का मान कितना है 80 डिग्री, यहाँ रख देंगे 80 डिग्री प्लस, इसके बाद इन दोनों का मान कितना है 90, तो यहाँ रख देंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। उसके बाद अगले का मान मुझे नहीं पता, वही तो मुझे पता करना है, तो AOB बराबर क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा AOP नहीं, आपको पता क्या करना था, POA पता करना था। हम लोग क्या पता कर रहे हैं ये वाले को, जबकि हमें पता क्या करना था POA। तो हमने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पे मुझे मिला लेना चाहिए था इसको, ऐसा ये वाले को मिला लेना चाहते। ठीक है, अगर ऐसा मिला देते हैं तो फिर तो और आसानी से निकल आएगा। फिर वही बात हुई, आधा आधा बढ़ जाएगा, क्या होगा आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर आधा आधा बढ़ जाएगा तो एक काम करेंगे, यहाँ से चलो अगर इसको निकालना है तो निकाल ही लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे AOB बराबर में क्या हो जाएगा 360 माइनस कितना घटाना है 90 90 180 और 80 कितना हो जाएगा 260 घटा देना है। और अगर 260 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 100 डिग्री बच जाएगा। तो ये हो गया AOB का मान। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखने वाले हैं, चूंकि त्रिभुज कौन सा AOP क्या होगा सर्वांग सम होगा, किसके सर्वांग सम होगा BOP के। कैसे सर्वांग सम होगा, कोई अगर हमसे पूछ ले कि प्रूफ भी करके दिखाना है तो देखो भैया ये वाला पार्ट तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, और ये क्या आता है स्पर्श रेखाएं बराबर बराबर होती हैं, और ये आपस में क्या है त्रिज्या। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या SSS से साइड से, या फिर ये 90 डिग्री का है और अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब हो जाएगा ये साइड भी बराबर, ये 90 डिग्री का, ये 90 का, एक कोण बराबर, ये कॉमन और ये आ जाएगा। तो साइड एंगल साइड भी हम लोग लगा सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा सर्वांग सम। और सर्वांग सम हो जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तब हम कह देंगे यहाँ से कोण कौन सा AOP बराबर हो जाएगा कोण BOP के, AOP बराबर हो जाएगा BOP के। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि AOP का मान बताओ तो हम कह देंगे AOP जो होगा वो आधा होगा, किसका आधा होगा कोण AOB का। और AOB का मान हम लोग निकाले हैं, AOB का मान कितना है सर, AOB का मान है 100 डिग्री, कितना है 100, तो यहाँ रख देंगे इनटू में, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 100 और जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा जल्दी से दोनों क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर घ, जल्दी से नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। और हमने पढ़ा ये कौन सा था दूसरे का गा, तो हम आ जाते हैं दूसरे का घा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे के घा में क्या कहा गया है इसको थोड़ा सा फिर हटाते हैं। नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए हो तो वीडियो को आप रोक करके तब नोट करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे के घा की तरफ। और दूसरे का घा है हमारे पास है क्या क्वेश्चन नंबर 2 का घा। इसको भी हम हटा दे ही रहे हैं, यहाँ से ये हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 और 2 के घा में कहा गया वो कहा है त्रिभुज PQR में क्यों क्या है समकोण है, मतलब मुझे एक ऐसा त्रिभुज बनाना है भैया जिसको नाम दे सके हम लोग क्या PQR। क्या नाम देंगे यहाँ पे हम लोग PQR। एक ट्रायंगल है, कैसा है समकोण है, और अगर ये समकोण है तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग PQR। अच्छा PQR है, पता है क्यों क्या है समकोण है। अगर क्यों समकोण है तो इसको हम लोग देख देंगे यहाँ पे क्यों, और बाकी में दोनों को क्या नाम दे देंगे, एक को P और एक को R, ऐसा कुछ। ठीक है, अब क्या कहा गया सुनते हैं। हमसे ये कहा गया PR + QR का मान 25 है। PR + QR बराबर क्या लिखा है 25, ये बात बता दिया है। आगे क्या बताया 25 सेंटीमीटर। और PQ का मान भी दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ ये दिख रहा है
ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों साइड में से किसी एक साइड को यक्स मान लेते हैं। यदि हम यहाँ लिख देते हैं यदि पी आर बराबर क्या हो जाए यक्स, तो मुझे पता है क्या मिलेगा यहाँ से, तो क्यू आर का जो मान होगा वो हो जाएगा 25 माइनस यक्स। कैसे? अरे यहाँ पे यक्स रखेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमने पी आर को क्या मान लिया, पी आर को यक्स मान लिया है, तो ये हो गया 25 माइनस का यक्स। अब पता है क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हो जाएगा, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और हम पाइथागोरस प्रमेय से बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर होगा यहाँ से इक्वल में किसके स्क्वायर, क्यू पी या पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ से फिर से। तो क्या हो जाएगा, जब मान को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान को रखेंगे तो पी आर का मान मुझे पता है कितना है यक्स, तो यहाँ रख देंगे यक्स, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दिया गया है 25 माइनस का क्या दिया गया है यक्स, तो 25 माइनस का कर देंगे यक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा यक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एक्स। कुछ ऐसा। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस में इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 50 का एक्स, और बराबर में क्या बचेगा यहाँ पे 25, प्लस में हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। जब जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा अपना 50 का यक्स आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 650। अब अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या आएगा, काटेंगे तो 650 को 50 से काटना है, तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 का नम 5, 3 बार 13 बार में कटेगा, 13 पचे 65। एक्स का मान आ गया यहाँ से 13, और मुझे यक्स जैसे पता चला, मैंने यक्स किसको माना था, यक्स माना है पी आर को, इसका मतलब पी आर का मान आ गया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। और फिर मुझे क्यू आर भी चाहिए, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर मैंने लिखा है 25 माइनस यक्स, और यक्स का मान आया 13, तो हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। अब मुझे ये भी पता है, पी आर भी पता है, क्यू आर भी, और पी क्यू भी पता है। तो क्या क्या पूछा गया है, चलो देखते हैं। पूछा गया है साइन पी का मान बताओ। किसका भैया, पी का। अच्छा, पी हमारे पास है कहाँ, पी हमारे पास ये है। अगर हम यहाँ से किसी का मान बताएंगे, समझो ध्यान से, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये अगर सामने वाली भुजा लंब है तो फिर ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण। और साइन पी में जो अनुपात होता है वो किसका होता है, लंब अपान में क्या होता है, कर्ण। अगर लंब और कर्ण का अनुपात है तो लंब कौन है, लंब है क्यू आर, लंब क्या है क्यू आर, और कर्ण कौन है, कर्ण है पी आर। तो इसका मतलब क्यू आर का मान कितना आया है 25 माइनस एक्स, क्यू आर का मान आया है 12 और पी आर का मान आया है 13, तो हो गया 12/13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही आपसे पूछा गया है कॉस पी का मान बता दो। देखो भैया, कॉस पी में होता क्या है, पी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कॉस का होता है आधार, क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण। आधार बटे में क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलो फिर आधार का मान बताओ भैया। अगर पी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आधार हमारा पी क्यू हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, और कर्ण कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अब बताओ पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। ये ऐसे आंसर आएगा। तो एक बाकी आपके लिए tan पी का मान पूछा गया है HW, इसको तुम बताओगे, जल्दी से कमेंट करके बताओगे क्या आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंगा की तरफ। दूसरे के अंगा में क्या कहा गया है, समझेंगे क्वेश्चन दूसरे का अंगा। अगर हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का अंगा ले लिया जाए तो क्या आएगा। अच्छा, अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिए, और चाहिए तो पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर बाद में डिलीट हो जाएगा, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों को जोड़ना है। कोई एपी है भैया, समांतर श्रेणी है, 51 पदों को जोड़ना है, जिसके दूसरे पद दिए गए हैं और तीसरे पद दिए गए हैं। यानी मुझे क्या क्या पता है, मुझे पहले पता है एपी,
और AP का कौन सा पद है मुझे पता है, AP का दूसरा पद पता है। और अगर AP का दूसरा पद पता है तो दूसरे पद को हम लोग कहते हैं A2। क्या कहते हैं? A2। और A2 का मान कितना हमारे पास है? A2 का मान हमारे पास है कितना? 14। क्या है भैया? 14 है। तो A2 मुझे पता चल गया। और क्या पता है? इसको अगर लिखना है तो फार्मूले में लिख सकते हैं। A2 का फार्मूला होता है A+D। क्या होता है? A+D बराबर 14। इक्वेशन क्या मान लेंगे? पहला। और ऐसे मुझे और पता है क्या? AP का तीसरा पद भी पता है। और अगर तीसरा पद पता है तो यहाँ रख देंगे तीसरा पद। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद को लिखते हैं A3। और A3 बराबर कितना है? 18। A3 का फार्मूला होता है A+2D। A+2D बराबर क्या होगा? 18। इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी हम शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हैं। कैसे? मुझे पता है कि यहाँ पे जो पद मिला है कहाँ है, ये पद कौन सा है? दूसरा। और कौन सा? तीसरा। किसी भी दो क्रमागत जो लगातार पद हो, अगर उनको हटाते हैं ना भैया, तीसरे से दूसरे घटा दे या दूसरे से पहले घटा दे तो मुझे D मिलता है। अगर ऐसी बात है तो तीसरे पद से दूसरे को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? D। तो फिर ये बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने वाला। अब इसको आप अपने तरीके से लगाना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसको हटा करके मैंने एक का काम ही लिख लिया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि A3 माइनस A2 बराबर क्या होता है? D। क्या होता है? D। और A3 का मान कितना दिया है? सवाल में A3 का मान दिया है। तथा यहाँ लिख देते हैं तथा A3 का मतलब तीसरा पद। A3 का मान कितना है? 18। अब यहाँ लिखते हैं फिर क्या हो जाएगा भैया? तब D बराबर हमने पढ़ा है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। और A3 का मान कितना है? 18। और A2 का मान कितना है? 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो D का मान आ जाएगा कितना? 4। D का मान कितना होगा? 4। अब यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर? 1 में रखने पर। अगर 1 में रखेंगे और हल करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? यहाँ से A+4 बराबर क्या आ जाएगा? 14। तो A बराबर आ जाएगा 14 माइनस का 4। 14 माइनस का 4। तो A बराबर आ जाएगा यहाँ से 10। ठीक है। तो मुझे A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। तो क्या पूछा गया है? पूछा 51 पदों का जोड़ना है। 51 पदों को जोड़ना है तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से अतः 51। किसके 51 पद हैं भैया? ये AP के हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ से अतः AP के 51 पदों का योग। अतः AP के 51 पदों का योग। फार्मूला होता है यस का मतलब सम और सम का मतलब जोड़। तो यहाँ पे यस 51 लिख देंगे। यस 51 बराबर होता है 51/2। और क्या हो जाएगा? 2A प्लस क्या हो जाएगा आगे? n-1। n का मतलब हो जाएगा 51। तो प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ से 51-1 इंटू D। ये हो जाएगा कुछ। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 51/2 रहेगा। और A का मान पता है। A का मान पता है तो रख देते हैं। A का मान कितना है? 10। तो 2 गुणे 10 प्लस 51 से 1 घटेगा तो 50। और D का मान पता है। D का मान कितना है? 4। तो यहाँ रख देंगे 4। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 51/2। अंदर गुणा कराएंगे तो 20 आएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। 200 में 20 जोड़ देंगे तो 51/2। और ये हो जाएगा आपका इंटू में 220। काटते हैं 2 से तो कितनी बार में कटेगा? 11 बार में कटेगा। तो ये आ जाएगा 51 गुणे 110। और हल करेंगे तो आ जाएगा ये 0। 51 का एक बार गुणा करेंगे 51 आएगा। हासिल कितना बचेगा? हासिल 5 बच जाएगा। 51 का फिर 1 से गुणा करेंगे 51, 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 56। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56-10। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है चा। ठीक है। इसमें 6 पार्ट दिए हैं तो हम 6 को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। चा वाले में क्या कहा गया? ठीक है, चलो देखते हैं। फिर इसको हटाया जाए। अच्छा, हटाते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। ये ठीक है। दूसरे का जो चा वाला पार्ट है वो क्या कहा गया है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का चा वाला पार्ट। दूसरे के चा वाले पार्ट में आपसे कहा गया है कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी खोखला अर्धगोला है। तो हम यहाँ से एक बर्तन ले लेते हैं। वो कैसा होगा? खोखला भी होगा और अर्धगोला भी होगा, कुछ ऐसा।
खोखला अर्धगोला, एक मैंने बर्तन ले लिया और खोखला अर्धगोला, जैसे हम लोग कटोरा देखते हैं ना, कटोरा, कटोरा भी क्या होता है, अर्धगोला होता है लेकिन खोखला भी होता है। अच्छा, खोखला अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर हमने एक बेलन रख दिया, कुछ ऐसा, ये ऊपर क्या रख दिया गया है, एक बेलन रख दिया गया है कटोरे के ऊपर, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर अब क्या कहा गया, अर्धगोले का व्यास, अच्छा जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जो पता है वो लिख देंगे, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर में क्या है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर व्यास मुझे पता है तो हम कह सकते हैं फिर तो अर्धगोले की त्रिज्या, इसको शॉर्टकट में आर लिखते हैं, आर बराबर क्या आ जाएगा 14/2, तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये बात पता चल गई। फिर क्या कहा गया है, इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो फिर इसका मतलब मुझे अगर बेलन की ऊंचाई चाहिए तो फिर मुझे इसका जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा बेलन की जो ऊंचाई होगी, यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई मतलब पात्र की कुल ऊंचाई माइनस क्या कर देंगे, त्रिज्या, त्रिज्या को घटा देंगे। तो कुल ऊंचाई हमारे पास है 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये बात पता चल गई। अब क्या कहा गया है, आपसे पूछा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। याद रखना, जो बर्तन की त्रिज्या होगी वही हमारा क्या होगा, गोले की भी, बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है बर्तन का, तो यहां लिखेंगे हम लोग बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। अगर मुझे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, ठीक है। और प्लस में क्या लिख देंगे यहाँ पे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इन दोनों का हम लोग क्या लेने वाले हैं, वक्र पृष्ठ लेने वाले हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, समझो, बेलन के वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ठीक है। और अर्धगोले का हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4πr², तो आधे गोले का हो जाएगा 2πr², ठीक है। सॉल्व करते हैं इस पर रख करके, 2π का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 22/7 आ जाएगा। और r का मान रखेंगे तो r का मान मुझे पता है 7 सेंटीमीटर है, इंटू h का मान रखेंगे तो 6 सेंटीमीटर है। प्लस में यहाँ पर 2π का मान 22/7 और r का मान रखेंगे 7 × 7, 2 बार है, एक 7 से एक 7 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 22 का दूना 44 और बचा क्या है अभी 6, प्लस यहाँ पर भी 22 का दूना 44 और बचा क्या है 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार 6 से गुणा कराते हैं, एक बार 7 से गुणा करा के जोड़ेंगे। अब 6 से गुणा कराएंगे, 6 चौको क्या आ जाएगा 24, 2 बचेगा, 6 चौको 24, 2 26, ये हो जाएगा। प्लस 7 से गुणा कराएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28 और 2 30। अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 8 12 का 2, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 और ये 3 2 5, 572। मात्रा क्या है, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी से नोट करोगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, नोट करिएगा। चलो समझते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नोट हो गया हो, अगर नोट नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कर दोगे। हम यहाँ से इसको कर रहे हैं डिलीट, ठीक है। आ जाते हैं अगले पेज पे। पूरा डिलीट होगा क्या ये, नहीं पूरा तो डिलीट नहीं होने देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कुछ नेक्स्ट पेज तो है नहीं हमारे पास, तो इसी वाले पेज पे हम बात करते हैं। तो कुछ ये हो जाएगा, ठीक है, हट गया।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसके, तीसरे की। तीसरे में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया है। हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास दिया अथवा करके ऑप्शन दिया है, चाहे तो हम तीसरे का पहला वाला पार्ट सॉल्व करें या अथवा वाला पार्ट सॉल्व करें, हमें दोनों में से कोई एक को सॉल्व करना है। देखो पहला वाला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। अगर मैं कोई वृत्त ले लूं, मान लो ये मैंने एक वृत्त लिया, ठीक है, अगर ये वृत्त है तो वृत्त के परिगत एक क्या बना लेते हैं हम लोग, चतुर्भुज बना लेते हैं, कुछ ऐसा। अच्छा, परिगत का मतलब होता है जो इसको टच करता रहे, क्या करता रहे, टच करता रहे। तो मैंने ये एक वृत्त लिया और कुछ ऐसा ही खींचेंगे कि ये इसको टच करता हुआ जाए, यहाँ भी, यहाँ भी, ये और कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वृत्त के परिगत हम लोगों ने क्या ले लिया है, एक चतुर्भुज ले लिया है। तो ये हो जाएगा, नाम दे सकते हैं इसका। अगर ये वृत्त है तो इसका नाम क्या होगा, ओ रख देते हैं सेंटर, और यहाँ पे नाम रख देते हैं ए, और इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, और इसका नाम रख देते हैं डी। ए बी सी डी, क्लियर है ये बात है। अगर ये बात क्लियर है तो क्या कहा है, परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत क्या समांतर, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अगर मान लो कि हम लोग जो चतुर्भुज बनाए हैं वो अगर समांतर है तो यहाँ लिख देंगे क्या ज्ञात है, क्या क्या है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर है तो भैया पता है क्या होगा, सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, ए बी बराबर होगा सी डी के। अच्छा, बराबर के साथ ही साथ मुझे पता है कि पैरेलल भी होता है, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और ए डी बराबर होगा, ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के, साथ ही साथ ए डी समांतर होगा बी सी के। ये बात मुझे पता है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समझो ध्यान से, सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी सी डी समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। और अगर ए बी सी डी समचतुर्भुज है तो इसका मतलब होता है कि ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा डी ए। मुझे ये दिखाना है, ए बी सी डी आपस में, सभी आपस में भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। एक काम कर लेते हैं, अगर ये हमारे पास क्या है, केंद्र है, तो समझो ध्यान से, क्या पता होता है, अगर वृत्त का केंद्र है तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, इसका नाम रख देते हैं हम लोग, पता है क्या, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इस वाले बिंदु का नाम रख देते हैं R, और इसका नाम रख देते हैं क्या, S। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम कर देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पर्श बिंदु O, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, O केंद्र वाले वृत्त और स्पर्श रेखा का, ओ केंद्र वाले वृत्त और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या क्या है, बिंदु क्रमशः हम कह देंगे P, Q, R और क्या है, यस है, और यस है, ये बता देंगे, थोड़ा सा काम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको भी। थोड़ा सा छोटा करके किनारे कर दिया है। क्या करने चल रहे हैं, जब इसको हम यहाँ हल करेंगे तो हल में लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, उपपत्ति। अब हमें बताया गया है कि कोई भी बिंदु अगर बाहर है भैया तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर बराबर होती है। तो यहाँ उपपत्ति में पहले ये बताओगे क्या, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समान होती है। अब अगर कोई बाहर बिंदु है तो बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगा? समान समान होगा। तब हम कह देंगे, तब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा पता है? यहां से मुझे मिल जाएगा ए आर। क्या मिलेगा? ए आर बराबर होगा किसके? बी आर के। बी आर, ये बात मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है। इसी प्रकार मुझे और क्या मिल जाएगा? डी एस। ये क्या है? डी एस। तो डी एस मिल जाएगा मुझे किसके बराबर मिल जाएगा? डी पी। किसके बराबर मिल जाएगा? डी पी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे यहाँ पे। और मुझे क्या मिल जाएगा? सी पी। यहाँ पे क्या है? सी पी। सी पी यहाँ पे जो है भुजा वो बराबर हो गई किसके? सी क्यू के। सी क्यू के आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएंगे। इसके साथ इसको नाम दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर किसका? तीसरे का। Cp बराबर होगा Cq के। इसी के साथ एक बात और मुझे पता है, ये जो Br है और ये Bq है, थोड़ा सा Ar बराबर होगा, यहाँ Ar बराबर होगा भैया किसके? थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए। Ar बराबर होगा As के। किसके बराबर होगा? As के। और इसके बाद Ds है। Ds किसके बराबर होगा? Dp के। तो dp को हम लोग लिख देते हैं इधर ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। dp को किधर लिख देंगे? इधर। dp बराबर होगा किसके? यहाँ पे ds के। और इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा? cp बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? cq के। cq। और फिर हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा? br। तो br बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से हम कह देंगे यहाँ पे bq। किसके बराबर हो जाएगा? bq। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास 4 समीकरण मिलते हैं। हम सोच रहे हैं चारों को जोड़ लिया जाए। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 + 2 + 3 और +4 को जोड़ा जाएगा तो पता है क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे ए आर प्लस बी आर को साथ साथ लिख देते हैं। पहले एक लाइन से लिख लेते हैं। ए आर प्लस डी पी प्लस सी पी प्लस बी आर बराबर क्या हो जाएगा? ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं थोड़ा सा। ए आर में किसको जोड़ेंगे भैया? ए आर में बी आर को जोड़ते हैं। ए आर प्लस बी आर को एक साथ लिख लेते हैं, ये जुड़ने वाले हैं। प्लस डी पी और सी पी भी आपस में जुड़ जाएंगे, इनको एक साथ लिख देते हैं। बराबर ए एस डी एस तो जुड़ ही जाएगा, तो जोड़ देते हैं। अगर जुड़ जाएगा तो यहीं से डायरेक्ट ए एस में डी एस जोड़ो भैया। ए एस में डी एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ए डी। क्या बन जाएगा? ए डी। प्लस सी क्यू में बी क्यू जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सी क्यू में बी क्यू तो हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? ये बी सी हो जाएगा। ऐसे ए आर में बी आर जोड़ेंगे तो ए आर में बी आर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी। प्लस डी पी में सी पी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सी डी। बराबर में क्या हो जाएगा? ए डी प्लस बी सी, कुछ ऐसा। अब हम सोच रहे हैं ए बी को वैसे ही रहने देते हैं, ए बी को वैसे रहने देते हैं, सी डी को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि सी डी बराबर है ए बी के, तो सी डी को हटा के क्या लगा देंगे? ए बी। क्या लगा देंगे? ए बी। कैसे पता? देखो यहाँ पता है ए बी सी डी बराबर बराबर है, तो चाहे ए बी को लगाएं या सी डी को लगाएं बात एक ही है। ऐसे हम सोच रहे हैं ए डी को रहने देते हैं, बी सी को हटाते हैं। अगर ए डी को रहने देंगे, बी सी को हटाएंगे तो बी सी के स्थान पे क्या लगा देंगे? ए डी लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2ab बराबर 2ad। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ab बराबर हो जाएगा किसके? ad के। इसको समीकरण नंबर चाहे तो हम 4 के बाद 5 कह देते हैं। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ab जो है वो cd के बराबर है, मुझे पहले से पता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है ए बी बराबर है किसके? ए डी के। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है और यही भुजा इसके बराबर। इसका मतलब फिर तो चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर किससे? समीकरण 5, 1 और 2, 1 और 2 से क्या होगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर्भुज है। यही मुझे सिद्ध करना था, समचतुर्भुज है। ठीक है। तो नोट करिए क्वेश्चन, अगर समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके भी देख सकते हो।
बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, जल्दी से नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसका अथवा वाला पार्ट क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। इसको फिर वही काम कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज हम ऐड किए नहीं हैं, तो ऐड नहीं किए तो फिर मुझे हटाना पड़ रहा है बार बार नेक्स्ट टाइम, लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का पेज जरूर ऐड कर लिया करेंगे। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये तो 3 का था। 3 के आ जाते हैं अथवा वाले पार्ट पर, और अथवा वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 3 के अथवा वाले पार्ट की बात करते हैं तो हमसे कहा गया ओ केंद्र वाले वृत्त पर, यानी हमारे पास कोई एक वृत्त है, उसका सेंटर बताया गया ओ केंद्र, तो मैंने ये लिख दिया ओ केंद्र वाले वृत्त पर। क्या है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से, यानी बाहर कोई बिंदु है भैया, और उस बाहर बिंदु हमारे पास क्या है टी, ये बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखा टीपी टी क्यू खींचा गया। यहां से खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा होगी जिसका नाम रखा गया है टीपी, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, इसका नाम रखा है टी क्यू। क्या रखा गया है टी क्यू, टीपी टी क्यू। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बताया गया यहां से हमारे पास। फिर कहा गया है सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू, यानी हमारे पास जो कोण है कौन सा पी टी क्यू, सिद्ध करना है। इस बार थोड़ा पहले लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया इस बार, कोण टी पी क्यू बराबर 2 कोण टी पी क्यू बराबर होगा किसके, 2 कोण ओ पी क्यू के। ये मुझे प्रूफ करना है। टी पी क्यू कहाँ है, टी ये है और पी ये है और क्यू पी टी क्यू है, टी पी क्यू नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा जल्दबाजी में। यहाँ पे क्या लिखा है पी टी क्यू, ये पी टी क्यू इसकी बात कर रहा है, तो बीच वाली रेखा के काम भी नहीं है। अगर बीच वाली रेखा का काम नहीं है तो ऐसा करते हैं हम लोग, तो इसको हटा देते हैं। कुछ ऐसा, ठीक है। आ जाते हैं, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं जो हट गया है। ऐसा पी टी क्यू ये वाला कोड जो है भैया, ठीक है। ओ पी क्यू, ओ यहाँ पे है ओ पी क्यू या ओ पी क्यू। अगर हम ओ पी क्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। अच्छा लिखा थोड़ा सा एक बार फिर से, ओ केंद्र का वृत्त है। अगर ओ केंद्र का वृत्त है, टी स्पर्श रेखा है, टी पी टी क्यू है, तो सिद्ध करना है पी टी क्यू। पी टी क्यू क्या होगा, बराबर होगा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। अगर ऐसा है तो फिर तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ओ है हमारे पास, पी है क्यू, ओ पी क्यू का जो कोण होगा ये ओ पी क्यू। अगर हम इसको बना लेते हैं कुछ ऐसा भैया, ये तो यहाँ वाला जो भी कोण होगा समझो ध्यान से, उसका 2 गुना होगा कौन सा, ये वाला कोण, ठीक है। ये प्रूफ करना है। आ जाते हैं हल करते हैं, और हल करके इसको सिद्ध कैसे करेंगे लिखते हैं। क्या क्या ज्ञात है, मुझे ज्ञात यहाँ पे लिखना पड़ेगा बार बार जब ऐसे सवाल लगाएंगे। तो ज्ञात है टीपी और टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। और अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से भैया, तब तो पता है टीपी बराबर हो जाएगा किसके, टी क्यू के। ये बात पता चल गई। अच्छा और क्या पता है, अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है ओ पी टी पूरा का पूरा 90 होगा, लेकिन यहाँ हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ओ पी बराबर कह सकते हैं, ओ पी बराबर है, अच्छा ये तो त्रिज्या है, हल करने में लगाते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हल में और हल को प्रूव करते हैं। हमें यहाँ जो दिखाना है वो क्या दिखाना है, कोण के बारे में, कि यहाँ वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा बराबर होगा पी टी क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसका, बराबर होगा 2 गुना ओ पी क्यू के। ओ पी क्यू का 2 गुना करेंगे आप, पहले मुझे ये कोण पता करना पड़ेगा, फिर मुझे ये वाला। तो चलो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसके, अगर ये वाले कोण और इस वाले कोण की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कोण, डायरेक्ट लिख दें या फिर निकाला के, हम लोग सोच रहे हैं डायरेक्ट निकाला जाए। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये मिलेगा कोण ओ ना लिख करके इसको ऐसे लिखते हैं पी ओ क्यू प्लस कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे
पी टी किसका क्यू प्लस ओ पी क्यू प्लस पी टी क्यू प्लस ओ पी टी प्लस क्या हो जाएगा ओ क्यू टी बराबर ये चारों कोण है कितना हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये तीनों चारों 360 का होगा तो यहाँ लिखते हैं पी ओ क्यू प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, हमें क्यू ओ क्यू टी के बारे में नहीं पता है। अगर ओ क्यू टी के बारे में नहीं पता है, ओ क्यू टी पता तो है कितना है 90 डिग्री है, तो इसको लिख देंगे यहाँ से हम लोग। पी टी क्यू दिख रहा है, पी टी क्यू नहीं पता, नहीं रखने वाले हैं, इसको भी पी टी क्यू प्लस इन दोनों के बारे में मुझे पता है 90 होगा। कैसे पता भैया, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पे हम लोग लंब खींचेंगे या रेखा खींचेंगे तो वो कितना हो जाता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 360। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे कोण ओ पी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर 180, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और फिर से इसको सॉल्व करते हैं। किस वाले ट्रायंगल को लेकर के हम बात करते हैं, ट्रायंगल में ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया ओ पी बराबर है, ओपी ये भुजा है, ओपी बराबर है ओ क्यू के। क्यों, अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे त्रिज्या है। अगर भुजाएं बराबर हैं किसी ट्रायंगल के तो कोण भी क्या होगा बराबर, तो ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर होगा कोण किसके, ओ क्यू पी के, ओ क्यू पी के। ये बात आपको याद रखनी है, अगर इक्वेशन नहीं माने इसको 1 मान लेते हैं। अब मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, ट्रायंगल कौन सा, पहला कोण लिखेंगे पी ओ क्यू, पी ओ क्यू प्लस फिर अगला कोण क्या लिखेंगे ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, फिर अगला कोण क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर में क्या आएगा यहाँ से ओ क्यू पी। ये काला चलने लग गया कैसे अचानक, ओ क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं क्या, यहाँ से इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अच्छा, काम थोड़ा सा, एक तो पहले से मान लिया है, इसको हम लोग 2 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 3, तो यहाँ करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये LHS वाला पार्ट है और ये RHS वाला पार्ट है, ये भी LHS का पार्ट RHS में दोनों तरफ क्या 180 है, इसका मतलब LHS इनका क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू ओ क्यू पी बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा पी ओ क्यू प्लस और क्या आएगा बराबर में पी टी क्यू। तो देखो पी ओ क्यू बराबर के उधर भी है और पी ओ क्यू बराबर इधर भी है, तो जो बराबर पार्ट है वो क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे जो कोण दोनों बचा है, ध्यान से देखो दोनों आपस में बराबर है ना, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे फिर क्या लिखा जाएगा ओ पी क्यू प्लस जो क्यू ओ पी है ना, इसको हटा करके इसको लिख देते हैं ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू। ऐसा ओ पी क्यू मिलकर के 2 कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी टी क्यू के। इसी को मुझे प्रूफ करना था, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। देखो पी टी क्यू किसके, ओ पी क्यू के बराबर आ जाएगा। पहला काम हमें पता है कि अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर वाला कोण क्या हो जाएगा सर, ये वाला कोण हमारा 90 का हो जाएगा, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। 2 कोण मुझे पता है। अब ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 2 कोण पता है, 90 रख दिए, बाकी के 2 कोण बच रहे हैं। ऐसा काम हम लोग करते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज पता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या आपस में बराबर है, और बराबर क्यों बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। जैसे कोण बराबर हुआ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, इनको हटा करके क्या लगा देते हैं ओपी क्यू को लगा देते हैं यहाँ पे, तो ओपी क्यू बराबर हो जाएगा 2 ओपी क्यू, और ये पीओएस है, पीओ क्यू क्या होगा आपस में कट जाएगा। तो यही मुझे लाना था। ये था क्वेश्चन नंबर क्या 3। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 4 है और 4 के 2 पार्ट और 5 के 2 पार्ट, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।